वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी गीक। वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर दें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि जो भी न्यू वीडियो आती है वो आप तक पहुंचे और आप टाइमली जो है उससे फ़ायदा उठा सकें। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 है हमारा, या यूनिट 11 कह लें आप। हम मैट्रिक का स्टार्ट करने लगे हैं, फेडरल बोर्ड। तो उसमें हमने आज देखना है कि होम्योस्टेसिस क्या होता है। अगर हम होम्योस्टेसिस की बात करें कि होम्योस्टेसिस क्या है, सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि होम्योस्टेसिस को डिफाइन करने की, कि बेसिकली हमारे पास होम्योस्टेसिस है क्या और किस तरह से, कौन कौन से वो स्टेप्स हैं, कौन कौन से वो फेजेस हैं, कौन कौन से वो डिफरेंट टाइप्स हैं जिससे ये प्रोसेस जो है वो टेक प्लेस हो रहा है इन आवर बॉडी। अच्छा जी, आपको याद होगा मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा, जब हमने ये 10th क्लास के चैप्टर स्टार्ट किए, मैंने आपसे कहा कि हमने जब भी चैप्टर स्टार्ट करने हैं 10th के, हमारा स्टडी स्कीम यही होगा कि हम सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद हम इसको प्लांट्स में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसको एनिमल्स में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम इसके कोई डिसऑर्डर्स वगैरह हैं तो उनको डिस्कस करके चैप्टर को हम क्या करने की कोशिश करेंगे, टुवर्ड्स वाइंडिंग अप, इसको हम क्या करेंगे, वाइंड अप करेंगे। ओके जी, स्टार्ट करते हैं होम्योस्टेसिस से। आप सब जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। और आप जानते हैं कि सेल आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे होते हैं, टिश्यू बना रहे होते हैं। तो हम कहते हैं कि जो हमारे डिफरेंट सेल्स हैं जब वो इकट्ठे होते हैं तो उन डिफरेंट सेल्स के दरमियान में, ये बेसिकली एक टिश्यू की स्ट्रक्चर है ना, जब सिमिलर सेल कंबाइन हुए तो वो टिश्यू बना रहे हैं। हम कहते हैं कि जब डिफरेंट सेल्स जो हैं वो आपस में मौजूद होंगे तो उनके दरमियान एक स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड मौजूद होगा जिसको हम क्या कहेंगे, टिश्यू फ्लूइड कहेंगे। क्यों हम इस फ्लूइड को टिश्यू फ्लूइड कह रहे हैं, या इस फ्लूइड का क्या काम है, ये फ्लूइड कहां से आ रहा है। लास्ट क्लास में जब हम रेस्पिरेशन का चैप्टर पढ़ रहे थे, जब मैंने लिम्फेटिक सिस्टम की और ब्लड स्ट्रीम की बात की कि जो हमारे पास ट्रांसफरेंस ऑफ डिजीजेज हैं, या ट्रांसफरेंस ऑफ हार्मोन्स हैं, या ट्रांसफर ऑफ केमिकल्स है, या ट्रांसफर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, या डिफरेंट तरह का ट्रांसफर जो है वो नॉर्मली जो मेजर ट्रांसफर आप कह लें कि चैनल होता है वो हमारा ब्लड होता है या लिम्फेटिक सिस्टम होता है। तो वो कहते हैं कि इन सेल्स के दरमियान में जो फ्लूइड मौजूद है हम इसको टिश्यू फ्लूइड कह रहे हैं। और ये टिश्यू फ्लूइड बेसिकली इसकी कंपोजिशन क्या है, ये ब्लड प्लाज्मा हमारे पास, आप कह लें कि ये मेरे पास एक क्या है, वेजल है, ब्लड वेजल है। इसके अंदर हमारे पास आरबीसीज होंगे, डब्ल्यूबीसीज होंगे, उसके अलावा प्लेटलेट्स होंगे, और इसके अलावा प्लाज्मा होगा। प्लाज्मा की कंपोजिशन में वाटर होता है, मिनरल होता है, सॉल्ट्स होते हैं, आयंस होते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास, और प्लाज्मा हम किसको कह रहे होते हैं कि ब्लड सेल्स के अलावा जो हमारे पास फ्लूइड रह रहा है दैट इज बेसिकली प्लाज्मा। वो कहते हैं कि जब ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है न्यूट्रिएंट्स की और गैसेस की, तो प्लाज्मा जो है कुछ इन वेजल से वो लेफ्ट ओवर रह जाता है बिटवीन द सेल, और जो लेफ्ट ओवर प्लाज्मा है उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज बेसिकली द टिश्यू फ्लूइड। उसके बाद आ जाए, वो कहता है कि जो टिश्यू फ्लूइड है ये बेसिकली हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है। टिश्यू फ्लूइड की समझ आ गई, प्लाज्मा की समझ आ गई, टिश्यू फ्लूइड कैसे बन रहा है, कहां बन रहा है इसकी समझ आ गई, इंटरनल एनवायरनमेंट की समझ आ गई। हम क्या देख रहे थे, हम होम्योस्टेसिस की बात कर रहे थे। होम्योस्टेसिस क्या है, हम कहते हैं कि होम्योस्टेसिस बेसिकली क्या है, मेंटेन रखना इंटरनल एनवायरनमेंट को अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आ रहा है, उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को क्या करना, कॉप करना इस तरह से कि हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो मेंटेन रहे। अगर हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन नहीं रहेगा तो हमारी बॉडी में जो फंक्शनैलिटी है वो नॉर्मल नहीं हो पाएगी। हम कहते हैं कि हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट की जो मेंटेनेंस है इन रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उसको हम बेसिकली क्या कह रहे होते हैं, होम्योस्टेसिस कह रहे होते हैं। हम कहते हैं कि अब इंटरनल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर भी आ जाता है, क्योंकि आप जानते हैं हमारी बॉडी में डिफरेंट एंजाइम्स हैं जो मेटाबॉलिज्म के रिएक्शंस हो रहे हैं, कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक, लार्जर का स्मॉलर में, स्मॉलर का लार्जर में कन्वर्ट होना, और ऑल द केमिकल रिएक्शंस जो कि सेल में टेक प्लेस हो रहे होते हैं, उनके लिए एंजाइम्स रिक्वायर्ड है। और हम ये भी जानते हैं एंजाइम्स आर स्पेसिफिक टू देयर फंक्शन। अब हम ये भी कहेंगे कि एंजाइम्स की स्पेसिफिसिटी के लिए टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, विद इन द रेंज होना चाहिए, पीएच, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, वाटर कंटेंट, एसिडिटी, ये सब चीजें जो है, एसिडिटी, बेसिसिटी, अल्कलिनिटी, ये पीएच में ही आ जाती है। ये सब चीजें जो है वो मेंटेन होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द एंजाइम। अब हम कहते हैं कि हमारे पास हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट कैसे मेंटेन करेगा। अगर हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन कर रहा है तो हमारा एंजाइम जो है वो प्रॉपरली क्या करेगा, फंक्शन करेगा। अगर हमारा एनवायरनमेंट इंटरनल जो है वो नॉर्मल और हेल्दी काम नहीं कर रहा तो हमारा जो एंजाइम सिस्टम है वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा। और नॉर्मली जो हमारी फीवर की कंडीशन होती है, हमें टेस्ट नहीं आ रहा किस चीज का, हमारा माउथ जो है वो बिटर सा टेस्ट हो जाता है, हमारी टंग जो है वो वाइटिश हो जाएगी, और जो सारी कंडीशंस हो रही होती हैं ड्यूरिंग द फीवर
वो यही होता है कि हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर जो है, इंटरनली नॉर्मली टेम्परेचर जो है वो मेंटेन नहीं रह पाता, जिसकी वजह से एंजाइम प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहे और उसकी वजह से हम टूवर्ड्स क्या है, इलनेस जा रहे हैं। अब वो कहते हैं कि इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, टेम्परेचर का, पीएच का, वाटर कंटेंट का स्टेबल रहना, स्टीडी रहना, मेंटेन रहना, ताकि हमारी बॉडी नॉर्मल जो है वो फंक्शन कर सके। आई होप कि आपको होम्योस्टेसिस की अब समझ आ गई होगी। अब हम कहते हैं कि होम्योस्टेसिस मेंटेन कितने मैकेनिज्म और प्रोसेसेस से हो रहा है। हम कहते हैं सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम आएगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे पास किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये मैंने यहाँ से थोड़ा सा ड्रॉ भी करने की कोशिश की है, ये सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। और आपने ये एक्सक्रीशन जो है इसमें फिर देखेंगे कि कितनी तरह की एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होती हैं, किस किस में होती हैं, किस किस तरह से एक्सक्रीशन हो रही होती है, वो जब हम ये पढ़ेंगे तो डिटेल में हो जाएगा डिस्कस। सेकंड मेंटेनेंस जो होम्योस्टेसिस या होम्योस्टेसिस ये भी कह देते हैं, जो होम्योस्टेसिस हो रही होती है वो थर्मोरेगुलेशन, नाम से जाहिर है, थर्म टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को मेंटेन करना, टेम्परेचर रेगुलेट करना। ये क्या हो रहा होता है, टेम्परेचर मेंटेनेंस थर्मोस्टेट परफॉर्म कर रहा होता है। थर्मोस्टेट यानी कि टेम्परेचर को क्या हुआ है, स्टैटिक रखा हुआ है, मेंटेन कांस्टेंट रखा हुआ है। और ये हमारी बॉडी में हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन का पार्ट है, क्या कर रहा होता है, परफॉर्म कर रहा होता है। इसको भी हम अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद होम्योस्टेसिस में आ जाता है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो का टर्म कहीं भी यूज होगा, ऑस्मो मींस वाटर और रेगुलेशन मीन कि हम रेगुलराइज कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं। वो कहता है कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करना। और ऑस्मो रेगुलेशन की बेसिस के ऊपर हमने प्लांट्स को डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज किया है, जिसमें हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, मीजोफाइट्स, जीरोफाइट्स आ जाते हैं। और यहाँ मैंने रोज और कैक्टस दो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स जो है वो ड्रॉ किए हैं। इनको भी हम डिटेल से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा मेजर कंसर्न है ये हो गया इंट्रोडक्शन होम्योस्टेसिस का, या आप कह लेंगे ओवरव्यू इस होल चैप्टर का, जिस चैप्टर में आपने डिस्कस करना है। अब हम आ जाते हैं होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स में। होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स की बात करेंगे तो वो कहता है कि प्लांट्स के अंदर कोई स्पेशलाइज सिस्टम नहीं है, एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है। उसके अलावा इसके अंदर होता यह है कि परमानेंट जो डेड टिश्यूज होते हैं ना, जैसे कि पित्त हो गई, बार्क वगैरह हो गई, इसके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को जो है वो स्टोर कर लिया जाता है। अब पित्त और बार्क क्या है, आपने ऑरेंज तो सबने देखा हुआ है, ऑरेंज का जो व्हाइटिश पार्ट होता है जिसको हम क्या कर देते हैं, पील कर देते हैं, जिसको हम उतार देते हैं उसकी आउटर कवरिंग के अलावा, तो हम क्या कह रहे हैं, वो दैट इज बेसिकली द परमानेंट डेड टिश्यू, दैट इज बेसिकली द पित्त। बार्क क्या है, जो हमारे पास वुडी प्लांट है उसकी एक्सटर्नल वुडी स्ट्रक्चर जो है ब्राउन कलर की, उसको हम क्या कहते हैं, बार्क। वो आउटर भी होती है, इंटरनल भी होती है। बेसिकली जो हमारा वास्कुलर सिस्टम है ये उसी का क्या है, पार्ट है, डेड पार्ट कह लें आप। उसके बाद लीव्स भी, अच्छा लीव्स जो है ना वो सेकंड मैकेनिज्म है। एक तो होता है ना सीजनल के आप कह रहे हैं फॉल कर रहे हैं ताकि न्यू लीव्स जो है वो उनकी स्पेस बने। दूसरे लीव्स इसलिए भी फॉल कर रहे होते हैं जब उनके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो ओवरलोडेड हो जाती है। उसके अलावा पेटल, फ्रूट, सीड, यानी कि ये स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट भी क्या कर रही होती है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव कर रही होती है फ्रॉम द प्लांट। उसके अलावा अगर एक्वेटिक की बात कर ली जाए, एक्वेटिक प्लांट्स में वाटर लिली आ जाता है। वो क्या कर रहा होता है, बाय सिंपल डिफ्यूजन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को वाटर में क्या कर रहा होगा, रिलीज आउट कर रहा होगा। और आपने देखा है कि एक्वेटिक प्लांट्स जो होती हैं उसकी स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होती है, उसकी स्पेशल मॉडिफिकेशन होती है, जिसके थ्रू वो क्या कर रहा है, अपना सर्वाइवल इंश्योर कर रहा है। जब हम हाइड्रोफाइट्स पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से एक्वेटिक प्लांट को डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का रिमूवल, वाटर का रिमूवल, और लैटेक्स, रेजिन्स और गम्स और म्यूसिलेज का रिमूवल। ये बेसिकली होम्योस्टेसिस है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आप लोगों को लास्ट क्लास में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का पढ़ाया, तो आप देखिए अगर फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज हो रहा है और ये प्रोडक्ट बन रही है, रेस्पिरेशन में उसी की क्या है, प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट बन गई और ऑक्सीजन यूज होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रही है। लास्ट चैप्टर में भी यही बात पढ़ी कि जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही होती है फोटोसिंथेसिस में डे टाइम में, वो यूटिलाइज हो रही होती है रेस्पिरेशन में। और जो कार्बन डाइऑक्साइड नाइट टाइम में, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही यूज कर रहा होता है फोटोसिंथेसिस में, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन से प्रोड्यूस हो रही है उसको क्या किया जा रहा है, कंज्यूम किया जा रहा है। लास्ट क्लास में ये भी बात बताई कि कार्बन डाइऑक्साइड जो फोटोसिंथेसिस के लिए यूटिलाइज हो रही है डे टाइम में, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू इतनी नहीं बन रही होती कि वो फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए। तो हम रेस्पिरेशन की भी क्या कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट ले रहे होते हैं, और हम एक्सटर्नली भी कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे होते हैं अपने एनवायरनमेंट से विद द एड ऑफ स्टोमेटा, जो कि नॉर्मली लोअर एपिडर्मिस में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। उसके बाद रेस्पिरेशन पे आ जाए, वो कहते हैं कि जो ऑक्सीजन क्या होगा रेस्पिरेशन में यूज हो रही होगी, वो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस क्योंकि नाइट टाइम में कम हो जाती है, रेस्पिरेशन हाई हो जाती है, तो फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन की वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहा होता कि रेस्पिरेशन हो,
तो ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट से क्या किया है, थ्रू द स्टोमेटा इनटेक किया जा रहा होता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन का रिलीज ड्यूरिंग डे टाइम और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज ड्यूरिंग नाइट टाइम इन दो प्रोसेसेस के थ्रू हो रहा होता है विद द एड ऑफ स्टोमेटा। और दूसरा, जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है और जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है, वो ये दोनों प्रोसेसेस एक दूसरे को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, लेकिन नीड इसलिए फुलफिल नहीं हो रही क्योंकि ये इनमें ये डिफरेंस जो है वो ऑलवेज रहता है कि एक डे टाइम का प्रोसेस, एक नाइट टाइम का प्रोसेस है। उसके बाद आ जाए जी वाटर। वो कहता है वाटर जो है वो दो तरह से रिलीज आउट हो रहा होता है प्लांट से, एक है ट्रांसपायरेशन और दूसरा हमारे पास प्रोसेस है जी गटेशन। ट्रांसपायरेशन आप सब लोग जानते हैं कि ट्रांसपायरेशन क्या है, ये आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। गटेशन न्यू कॉन्सेप्ट है, उसको डिस्कस करते हैं। ट्रांसपायरेशन वो कहता है कि स्टोमेटा के थ्रू जो वाटर लॉस हो रहा है दैट इज बेसिकली द ट्रांसपायरेशन, के वाटर के थ्रू, यानी कि टेम्परेचर हाई हो गया है, प्लांट ने अपना सर्वाइवल, अपनी ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए स्टोमेटा को ओपन करना है ताकि क्या हो, हमारे आप कह लें कि जो वाटर वेपर है वो तेजी से रिलीज आउट हो। विंड चल रही है तो जो उसका एक ह्यूमिडिटी है एनवायरनमेंट की वो कम हो गई है, तो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे ताकि क्या हो, आप कह लें कि ट्रांसपरेशन का प्रोसेस जो है वो ज्यादा हो। लेकिन अगर टेम्परेचर एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा हो गया और ये खतरा है कि जो हमारे पास आप कह लें कि स्टोमेटा ओपन होंगे और सारा वाटर लॉस हो जाएगा, तो उसके लिए एक सर्टेन एडेप्टेशन होती है जिसको हम ज़ीरोफाइट्स में पढ़ेंगे, दैट इज द क्यूटिकल फॉर्मेशन ऑन द एपिडर्मिस। ठीक हो गया। ट्रांसपिरेशन बेसिकली क्या है, स्टोमेटा के थ्रू वाटर वेपर्स का इवेपोरेट होना। गटेशन क्या है, आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे पास क्या होते हैं, लीव्स होते हैं और लीव्स के जो टिप होती है इसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद होते हैं और एक इसके मार्जिन्स के ऊपर क्या होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो मौजूद होते हैं। ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स की अपीयरेंस है टिप और मार्जिन ऑफ द लीफ पे, इसको हम क्या कह रहे होते हैं, गटेशन कह रहे होते हैं। नॉर्मली ये कैबेज, पोटैटो और स्ट्रॉबेरी में हो रही होती है। अच्छा जी, आपने गटेशन को ड्यू ड्रॉप्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना। ड्यू ड्रॉप्स क्या है, ड्यू ड्रॉप्स बेसिकली आपके वो वाटर वेपर्स हैं जो इन्वायरमेंट में है और कंडेंस होके वो फॉल कर रहे होते हैं आपके लीफ के ऊपर, वो ड्यू ड्रॉप्स हैं। और गटेशन क्या है कि इंटरनल वाटर का, इंटरनल प्लांट का वाटर होता है जो टिप और मार्जिन के ऊपर क्या होता है, अपेयर होता है। अच्छा जी, लेटेक्स, रेजिन, गम्स और म्यूसिलेज क्या है, वो कहते हैं कि ये स्पेशल टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है और ये बॉडी के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर स्टोर होता रहता है तब तक जब तक के प्लांट में से हम इसको एक्सट्रैक्ट ना करें। एक्सट्रैक्ट कैसे होगा कि हम प्लांट पे कोई कट वगैरह ना लगाएं, उसको इंजर्ड ना करें, तब तक ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज आउट नहीं होगा, इसके अंदर क्या रहेगा, स्टोर्ड रहेगा। हम कहते हैं जो लेटेक्स है वो रबर प्लांट के अंदर होता है, अगर हम इसको कट लगाएंगे तो रबर लाइक मटेरियल जो उससे रिलीज आउट होना शुरू हो जाएगा। और कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जिनको लोग एज अ सोर्स ऑफ फूड जो है वो यूज कर रहे होते हैं। फिर रेजिन्स आ जाती हैं जो कि पाइन प्लांट को कट करने से उनके अंदर से रिलीज आउट हो रही होती हैं। फिर गम्स है जो कि कीकर में से रिलीज आउट हो रहा होता है। और म्यूसिलेज, ओकरा, लेडी फिंगर को जब आप कट करते हैं जो स्लाइमी सा मटेरियल होता है, दैट इज बेसिकली द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट म्यूसिलेज, हम उसको क्या कह रहे होते हैं। ये भी, ये चार उनकी क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं और इनको यूज किया जा रहा होता है मेडिसिनल पर्पसेस के लिए और इनको यूज किया जा रहा होता है एज अ सोर्स ऑफ फूड। और आप लोगों ने इसको बहुत ज्यादा ऑब्जर्व भी किया होगा कि प्लांट्स में अक्सर कट लगे हुए होते हैं और उससे कुछ हार्ड सॉलिड सा व्हाइट, येलोइश, ब्लैकिश कलर का क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो रिलीज आउट हुआ है। और बाज़ औक़ात इस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के अंदर एनिमल जो है वो आके सिट करते हैं और वो इसी के ऊपर स्टिक हो जाते हैं और ऊपर से और रेजिन, लेटेक्स, गम्स उसके ऊपर आ जाता है और वो क्या हो जाते हैं, प्रिजर्व हो जाते हैं एनिमल उसी फॉर्म में। जब कभी एवोल्यूशन का चैप्टर डिस्कस करेंगे तो उसमें देखेंगे कि इस तरह की प्रिजर्वेशन को हम क्या कह रहे होते हैं। ये था ऑल अबाउट द होम्योस्टेसिस इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर एंड द होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। अब हमारा और नेक्स्ट क्लास में हम ऑस्मो रेगुलेशन डिस्कस करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को कोई चीज ना समझ आई हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो वो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताया करें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच।